आपने टीवी पर एक फेमस ऐड तो जरूर देखा होगा जिसमें एक सोफा कई पीढ़ियों का गवाह बनता है। ये सोफा पहले शर्माइन के घर में होता है, फिर मिश्राइन और फिर कलेक्टराइन का हो जाता है। यानी कि फेविकॉल के जोड़ से बना ये सोफा काफी टिकाऊ और मजबूत होता है। इसके अलावा आपको फेविकॉल का वो मूंछ वाला ऐड तो याद ही होगा जिसमें एक बच्ची के स्कूल परफॉर्मेंस में लगाई गई मूंछ इतनी मजबूती के साथ में चिपक जाती है कि उसके मरते दम तक उसके साथ ही रहती है। अब इतने बेहतरीन ऐड के साथ लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने वाली ये पिडिलाइट इंडस्ट्री एडहेसिव फील्ड में तो 70% हिस्सेदारी के साथ अपनी मोनोपोली पहले ही बना चुके हैं और अब वाटर प्रूफिंग के बिजनेस में भी अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश में है। वैसे तो पिडिलाइट इंडस्ट्री के अंदर कई तरह के एडहेसिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लेकिन इनकी असली पहचान तो ये फेविकॉल ही है, जो सिर्फ चीजों को जोड़ने में ही अपनी मजबूती का एहसास नहीं कराता, बल्कि इसके ग्राहक भी इससे कितनी मजबूती से जुड़े हैं वो ये भी बताता है। और यही वजह है कि लोग इस कंपनी को पिडिलाइट के बजाय फेविकॉल के नाम से ज्यादा जानते हैं। और हो सकता है कि शायद आप भी आज पहली बार सुन रहे हो कि फेविकॉल को बनाने वाली कंपनी का नाम पिडिलाइट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पिडिलाइट कंपनी के केस स्टडी को आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फेविकॉल की तरह लास्ट तक चिपके रहिएगा। दोस्तों, आज के टाइम में हर घर में फेविकॉल, फेविक्विक का मिलना बहुत आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पिडिलाइट इंडस्ट्री की शुरुआत करने वाले बलवंत पारेख कभी एक चपरासी की नौकरी किया करते थे और आज इनकी कंपनी का टर्नओवर 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आपको बता दें कि साल 1925 में पेशेवर बिजनेसमैन का स्टेटस कहलाने वाले गुजरात के भावनगर में ही पिडिलाइट बिजनेसमैन बलवंत पारेख का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली चाहती थी कि वो महात्मा गांधी की तरह वकालत करें, इसीलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं की। कुछ ही समय में उनकी शादी हो गई, इसलिए फैमिली के लिए उन्होंने मुंबई के एक डेइंग एंड प्रिंटिंग प्रेस में काम किया। फिर एक लकड़ी के कारोबारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी करने लगे। इसी नौकरी के दौरान लकड़ी के बिजनेस को उन्होंने गौर से देखा और कुछ अच्छे संबंध की वजह से पारेख जी ने कुछ ही दिनों में अपना इंपोर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा, क्योंकि उस समय हर तरफ गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का शोर था। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि बलवंत पारेख ने लकड़ी के बिजनेस को बहुत अच्छे से जाना था और उन्होंने देखा था कि जानवरों की चर्बी से बने गोंद को गर्म करके लकड़ियों को चिपकाया जाता था, जो कि काफी बदबूदार होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा मेहनत वाला काम था। बस यहीं से उन्हें सिंथेटिक ग्लू बनाने का आइडिया आया और मार्केट में आ गई फेविकॉल और साल 1959 में पिडिलाइट ब्रांड की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज के टाइम में मार्केट में कई एडहेसिव कंपनी मौजूद हैं, बावजूद इसके पिडिलाइट कंपनी अपने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से स्टार्टिंग से अब तक नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। तो आइए अब हम पिडिलाइट के उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं, जिसमें से पहला है डायरेक्ट मार्केटिंग। फेविकॉल ब्रांड के डीलर्स या रिटेलर्स को छोड़कर सीधे एंड यूजर जैसे कारपेंटर, कॉन्ट्रैक्टर या प्लम्बर जैसे लोगों पर फोकस करती है, क्योंकि उन्होंने अपने मार्केट रिसर्च में पाया कि ज्यादातर केसेस में काम करने वाले लोग ही कौन सा मटेरियल लेना है इसका सुझाव ओनर को देते हैं। सेकंड में है प्रमोशन स्ट्रैटेजी एंड इनोवेटिव मार्केटिंग। दोस्तों, हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि फेविकॉल के एड काफी जबरदस्त होते हैं, जो केवल सामान ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी जोड़ते हैं। और इस तरह गजब के एड्स मार्केटिंग से लोगों के दिमाग में इस बात को डाल दिया जाता है कि हर चिपकाने वाली चीज फेविकॉल होती है। अपने एड्स में फेविकॉल ने एक सेलिब्रिटी लेने के बजाय आम आदमियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी वजह से फेविकॉल का नाम हर कॉमन मैन जानता है। पिडिलाइट की थर्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट रेंज एंड पैकेजिंग। दोस्तों, एक बार फेविकॉल के साथ आम लोगों के दिल में बसने के बाद पिडिलाइट ने अपने प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ाना शुरू किया। एक पेपर, फोम से लेकर वॉलपेपर, फर्नीचर तक जो कुछ भी चिपकाना था, सबका सॉल्यूशन पिडिलाइट के पास है। टाइम के साथ फेविकॉल के प्रोडक्ट की रेंज बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट की पैकेजिंग साइज में भी काफी वेरिएशन देखने को मिले। अब आप अपने जरूरत के हिसाब से छोटा सा 5 रुपए का पैकेट से लेकर 50 किलो तक की फेविकॉल पैक भी ले सकते हैं। नंबर 4 की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटर के लिए कोई स्पेस नहीं देना। दोस्तों, हमेशा से इनमें एक क्वालिटी रही है कि उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं दिया। जब भी उन्हें अपने मार्केट रिसर्च में कोई एडहेसिव कंपनी के बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती, तो पिडिलाइट उस कंपनी को एक्वायर करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती थी। अपने एक्विजिशन प्रोसेस के अंतर्गत पिडिलाइट ने साल 2000 में एमसील को एक्वायर करने के बाद स्टील ग्रिप, रोफ जैसे एडहेसिव कंपनी को अपने साथ में मिला लिया। लास्ट एंड 5th नंबर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इजीली अवेलेबल। पिडिलाइट ने हमेशा से अपने कस्टमर के नीड को ध्यान में रखा और साथ में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। फेविकॉल ने B2B, B2C दोनों ही मार्केट में अपनी पकड़ को बढ़ाया, जिसकी वजह से आज हर गली मोहल्ले से लेकर शहर के कई शॉप्स में पिडिलाइट के प्रोडक्ट आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बलवंत पारेख के पिडिलाइट के यहाँ तक पहुँचने का सफर वाकई में बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था।
क्योंकि ये सिंथेटिक ग्लू का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, जो कि इंपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। बावजूद इसके पिडिलाइट ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कस्टमर के रेंज के अंदर ही रखा। तो दोस्तों, पिडिलाइट की केस स्टडी से जरूर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।